Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. In this video I am going to discuss about RNA interference, जो कि जीन साइलेंसिंग का एक प्रोसीजर है जो प्लांट्स को और डिफरेंट एनिमल्स को वायरस के अटैक से और ट्रांसपोजोन से बचाता है। तो यहाँ पे जो जीन साइलेंसिंग का बेसिक मैकेनिज्म होता है वही RNA interference का होता है। सो दिस वीडियो विल फोकस ऑन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ RNA interference और लिटिल बिट ऑफ इट्स प्रोसीजर, हाउ इट परफॉर्म द जीन साइलेंसिंग। तो बेसिकली क्या होता है, जो जब हम RNA इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे RNA इंटरफेरेंस एज ए डबल स्टैंडर्ड RNA एक पर्टिकुलर सेल को लाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल को अटैक करता है और उसमें एक जीन को वो टारगेट करता है और उस जीन के एक्सप्रेशन को वो रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे वो जीन वही होता है जिससे हमारा RNA डबल स्ट्रैंडेड बना है, क्योंकि वी ऑल नो डैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम जो हमारे DNA से क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जो जिस जीन से डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म हुआ होता है उसी जीन को वो अटैक करता है और उसके एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम RNA इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है RNA इंटरफेरेंस का, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टारगेट mRNA की। वी ऑल नो डैट हमारा जो जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, mRNA बनाता है। तो यहाँ पे जो टारगेट होगा RNA इंटरफेरेंस का वो क्या होगा, mRNA। वो mRNA की एक्सप्रेशन को 90% तक रिड्यूस कर देता है। बट मेन और एडवांटेज क्या है RNA इंटरफेरेंस की, अगर हम इसको जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट सेल होता है उसमें उसके DNA में, उसके जीनोम में कोई भी चेंज नहीं आ पाता, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। डेट्स वाई वी ऑल नो दिस जीन साइलेंसिंग प्रोसीजर एज RNA इंटरफेरेंस एक मेजर जो है प्रोसेस है और एक मेजर हमारा RNA है जो बेसिकली हम स्टडी करते हैं जीन साइलेंसिंग के टाइम पे। और जो जीन साइलेंसिंग है और RNA इंटरफेरेंस है नेचुरली ओक्योर होती है इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑल वी विल अंडरस्टैंड द लिटिल बिट ऑफ द प्रोसीजर कि RNA इंटरफेरेंस कैसे जीन साइलेंसिंग करता है। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम डबल स्टैंडर्ड जो हमारा RNA है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी टारगेट सेल में। तो जैसे ही ये एंटर करेगा सेल के अंदर, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियसेस एंजाइम्स पे एक्ट करेंगे। वी ऑल नो दैट न्यूक्लियसेस आर एंजाइम्स दैट क्लीव द न्यूक्लियोटाइड्स। लाइक RNA को क्लीव करने के लिए RNAs होते हैं और DNA को क्लीव करने के लिए DNAs होते हैं। ये क्या करते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन में उनको क्लीव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लार्ज साइज होगा डबल स्टैंडर्ड RNA का, वो यहाँ पे क्लीव कर दिया जाएगा शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में और शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन में। तो सॉरी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रोटीन और ओलिगोमर्स, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। तो यहाँ पे जो डाइसर है वो एक एग्जाम्पल है हमारा RNAs थर्ड एंजाइम का, जो क्लीव कर देगा हमारे डबल स्टैंडर्ड RNA को अबाउट 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन में। जिसके बाद जब अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइसर की, तो ये न्यूक्लियस है, जब वो क्लीव करेगा उसको तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटरफेरेंस RNA। इंटरफेरेंस क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहा है जीन के एक्सप्रेशन में, स्मॉल क्योंकि ये कट किया गया है। अब यहाँ पे हमारे हैं हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज DNA को अनवाइंड करता है, ATP का यूज़ करता है। इसके डिफरेंट रोल होते हैं, जैसे DNA रेप्लिकेशन में, DNA रिपेयर में, DNA रिकम्बिनेशन में, जीनोम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और मियोसिस के टाइम पे रिकम्बिनेशन वाली जो प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर, उस टाइम पे भी हेलिकेज यूज़ किया जाता है। बेसिकली जब भी DNA को अनवाइंड करना होगा तो हेलिकेज यूज़ होंगे। डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग प्रोटीन जो हेल्प कर रहे हैं इसको ओपन अप करने में, डाइसर की हेल्प कर रहे हैं वो क्लीव करने में हमारे डबल स्टैंडर्ड RNA को अबाउट 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन में। अब ये स्मॉल बन गया है हमारा, तो ये क्या करेगा, जो siRNA होता है, स्मॉल इंटरफेरेंस RNA, ये एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको हम RISC बोलते हैं, RISC। ये क्या है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। जो हमारा RISC है
ये एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं ऑब्वियसली, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। अभी राइबो तो इसलिए क्योंकि इसमें आरएनए है, न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, जीन साइलेंसिंग में होगा। अब अभी तक इतनी रिसर्च नहीं हुई है इस पे कि इसके प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई किया जा सके कि भाई कौन कौन से प्रोटीन से जाके बाइंड होते हैं जो हेल्प करते हैं जीन साइलेंसिंग में। पर जीन साइलेंसिंग दो ही जगह पे होगी, या तो ट्रांसक्रिप्शन साइट पे होगी। अब जब हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो ये जीन साइलेंसिंग कहाँ पे कर रहा है, आरएनए एमआरएनए की फॉर्मेशन के बाद ये जीन साइलेंसिंग करता है। तो या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होती है जीन साइलेंसिंग या फिर ट्रांसलेशनल लेवल पे होती है, ताकि प्रोटीन में एक्सप्रेस ना हो पाए हमारा एमआरएनए। तो यहाँ पे क्या करता है, जो रिस्क होता है हमारा वो स्मॉल स्टैंडर्ड आरएनए। अब हमें पता है कि जब जीन का एक्सप्रेशन होता है तो सबसे पहले एमआरएनए प्रोडक्ट बनता है। तो जो हमारा नेशिएंट चेन होती है, जो बिल्कुल न्यू चेन फॉर्म होती है एमआरएनए की, वी ऑल नो डैट वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे हमें एडेनिन टेलिंग कर रखी है, तो ऑब्वियसली ये हमारी प्रोसेसिंग के बाद है, मतलब मॉडिफिकेशन हो चुकी है यहाँ पे एमआरएनए की। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रही है यहाँ पे क्या, जीन साइलेंसिंग, किसके थ्रू, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारा एमआरएनए है जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसको टारगेट करेगा हमारा क्या, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स जिसको हम RIS से बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, वी ऑल नो डैट आरएनए हैज़ 2 स्ट्रैंड, एक सेंस स्ट्रैंड होता है जो कोडिंग में हेल्प करता है, जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस जो नॉन कोडिंग होता है। बट जब एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन करनी होती है तो एंटी सेंस को रीड किया जाता है, ताकि जो प्रोटीन फॉर्म हो वो क्या हो, वो इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करे किसकी, सेंस स्ट्रैंड की। क्योंकि हमेशा जब भी यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात चल रही है, प्रोटीन फॉर्मेशन की बात चल रही है, या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम सीक्वेंस को, तो कंप्लीमेंटरिटी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए है उसको कहाँ से क्लीव करना है, siRNA के थ्रू, जो कि एक रिस्क कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, कंप्लीमेंटरिटी के बेस पे वो यहाँ पे क्लीव करेगा। तो इसमें एक प्रोटीन होता है और एक्टिव पार्ट होता है रिस्क का, जिसको हम एर्गोनोट बोलते हैं। ये क्या करता है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और टारगेट एमआरएनए स्ट्रैंड को क्लीव करता है। अब यहाँ पे जो क्लीविंग है वो कहाँ पे होगी, 5 प्राइम एंड पे होगी स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के, जो कि एक एंटी सेंस गाइड स्ट्रैंड की तरह एक्ट करता है। गाइड स्ट्रैंड वो होते हैं जो सीक्वेंस कंप्लीमेंटरिटी के थ्रू बाइंड करेंगे हमारे siRNA को mRNA से, उसके बाद वो उसको क्लीव कर देगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं। तो जब वो सीक्वेंस क्लीव हो गया है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे क्या है, मॉडिफाइड, ये हमारा मॉडिफाइड mRNA है, ये नहीं है, तो वो क्लीव कर दिया जाएगा यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन एंजाइम्स के थ्रू, जिसकी वजह से इसका जो एक्सप्रेशन है पर्टिकुलर जीन का, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो किसके थ्रू कोड किए गए हैं, कोडॉन्स के थ्रू, डेट आर द जीन पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है जीन साइलेंसिंग में मेजर रोल प्ले करता है। और जब हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि नेचुरल सिस्टम में जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, जब हम आरएनए इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं, और कुछ थेरेपेटिक एजेंट्स में हम इसको स्टडी करते हैं, और कई बार वायरस और जो ट्रांसपोसोन है उसको, उसके इफेक्ट को इनहिबिट करने के लिए भी हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट जनरेट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इनेट सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, जैसे इंटरफेरेंस रिस्पॉन्स। इंटरफेरेंस रिस्पॉन्स एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो वायरस के स्टिमुलेशन के थ्रू या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बोला कि आरएनए इंटरफेरेंस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में हमारी टारगेट सेल में, जो कि प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, उसमें इंसर्ट किया जाता है। तो इस टाइम पे ये एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली एक इम्यून रिस्पॉन्स ये यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आरएनए इंटरफेरेंस क्लीव कर दिया जाता है इम्यून सिस्टम के थ्रू, तो ऑब्वियसली ये अपने जीन को, पर्टिकुलर टारगेट को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो ये जो भी प्रोसेस हम करना चाह रहे हैं वो सारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, मतलब वेस्ट हो जाएगी। फिर जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है वो कंप्लीमेंट्री हो सकता है नॉन टारगेट एमआरएनए के।
एक पर्टिकुलर, क्योंकि बेस पेयर तो 4 ही हैं, तो नॉन कम्प्लीमेंट्री मतलब सॉरी नॉन टारगेट mRNA के साथ भी जाके ये माउंट हो सकता है और किसी नॉन टारगेट जीन के एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट कर सकता है। तो हम इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब क्या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। एक तो ऑफ टारगेट इफेक्ट जो है हमारा, ऑफ टारगेट इफेक्ट का मतलब ये है कि जो हमारा टारगेट था उसके बजाय किसी और से जाके बाइंड कर रहा है और उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोअर कर रहे हैं अपनी कंसंट्रेशन को 20 nm तक और उससे कम, तो ये हमारा जो ऑफ टारगेट इफेक्ट है ये अवॉइड किया जा सकता है। सेम जो इंटरफेरोन रिस्पॉन्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो उसको भी हम यहाँ पे लोअर कर सकते हैं। किसके थ्रू? एटलीस्ट 1 न्यूक्लियोटाइड बल्स, मतलब शॉर्ट हमारा आरएनए इंटरफेरेंस या डबल स्टैंडर्ड आरएनए को अगर हम इंड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम जब इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर साइज होता है हमारे फॉरेन सब्सटेंस का। तो अगर हम साइज यहाँ पे रिड्यूस कर दें तो ये इंटरफेरेंस एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है। फिर जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है वो एक टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करता है अपनी टारगेट सेल में अगर उसमें सीक्वेंस प्रेजेंट है 5' UGC3'। तो ये सीक्वेंस हमें क्लीव करना पड़ेगा जब हम लेबोरेटरी में आरएनए इंटरफेरेंस और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को यूज़ कर रहे हैं एज आरएनए इंटरफेरेंस, तो हमें ये सीक्वेंस क्लीव करना पड़ेगा। तो दीज आर सम एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस दैट कैन बी यूज टू अवॉइड द नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट दैट इज जनरेटेड बाय आरएनए इंटरफेरेंस। एप्लीकेशन की बात करें तो राइबोजाइम और हमारे होते हैं एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये यूज़ किए जाते हैं HIV फर्स्ट मल्टी वायरस कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने के लिए और सेल में डिफरेंट वायरसेस का डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कराने के लिए। तो उसका अल्टरनेटिव हो सकता है आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि वो भी जीन साइलेंसिंग करता है, जीन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और अगर हम नेचुरल सिस्टम में जैसे यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में अगर हम ये समझना चाहते हैं कि जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेट करने का मतलब तो यही है ना कि उसके एक्सप्रेशन को एनहेंस किया जा रहा है या फिर सुप्रेस किया जा रहा है। तो वो जब हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि नॉट ऑल जीन आर एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल्स ना, तो वो जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस, जीनोमिक इक्विवेलेंस, तो वो सब जब हम स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हम आरएनए इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये टारगेट करता है कुछ पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं कुछ वायरस के जिनके रेप्लिकेशन को आरएनए इंटरफेरेंस ने सुप्रेस किया है, और ये स्टडी की गई थी 2008 में। और ये सारी जो डिफरेंट वायरसेस हैं, डिफरेंट डिजीज़ हैं जो डिफरेंट वायरसेस के थ्रू की जा रही हैं, उन वायरसेस के जीनोम के रेप्लिकेशन को सुप्रेस कराया गया आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू। और ये जो भी एक्सपेरिमेंट थे ये सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए माइस में। उसके बाद से जो थेरेपेटिक जो यूजेस हैं आरएनए इंटरफेरेंस के वो बड़े हैं, और so we can use it for different kind of disease like HIV and hepatitis etc. Thank you so much for watching my video, and if you like it then please thumbs up, and if you have any query then write it in the comment box given below, and you can also ask me to upload any particular topic if you want to, and thanks again.